प्राचीन ग्रीक मिथकों में प्रोमीथियस नाम के देवता की कहानी आती है। प्रोमीथियस टाइटन्स नामक देवताओं के समूह से था, जिनका युद्ध माउंट ओलंपस में रहने वाले ओलंपियन गॉड से हुआ। इस युद्ध को टाइटैनोमैकी कहा जाता है। इस युद्ध को जीतकर ओलंपियन गॉड्स के राजा ज़्यूस ने पृथ्वी को अलग अलग प्रजातियों के जीवनों से भरने का फैसला किया। इसी प्रक्रिया में उसने इंसानों का भी निर्माण किया, जो कि दूसरे जीवों की तुलना में बेहद कमजोर और कम अक्ल थे। प्रोमीथियस से इंसानों की ये त्रासदी देखी नहीं गई और उसने हेफेस्टस नाम के देवता और एथेना नाम की देवी से आग के रूप में ज्ञान और तकनीक को चुराकर इंसानों को दे दिया। और तब से प्रोमीथियस के द्वारा दी हुई बुद्धि से इंसानों ने फलसफे, कला, विज्ञान और तकनीक की मदद से पृथ्वी पर रहने वाले हर जीवों पर अपनी सत्ता कायम करते हुए चमत्कारिक काम किए। लेकिन ज़्यूस को प्रोमीथियस द्वारा इंसानों की मदद पसंद नहीं आई और उसने हेफेस्टस को कहकर पेंडोरा नाम की एक बेहद खूबसूरत औरत का निर्माण किया, जिसे एक ऐसा जार दिया गया जिसमें संसार की सारी बुराइयां भरी हुई थी। साजिश ये थी कि पेंडोरा प्रोमीथियस को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर ये जार दे दे, जिससे प्रोमीथियस के अंदर सारी बुराइयां भर जाएं। लेकिन पेंडोरा जार को देखकर इतना उत्सुक हुई कि उसके अंदर भरी हुई चीजों को जानने के लिए उसने जार खोल दिया और इस तरह से पूरे संसार में बुराइयां फैल गई। उस जार में बाकी रह गई सिर्फ आशा, उम्मीद। प्रोमीथियस द्वारा इंसान को विज्ञान और तकनीक भेंट की गई, लेकिन पेंडोरा द्वारा खोले जाने वाले इस जार से बुराइयां संसार में फैल गई। पीछे बाकी रह गई सिर्फ उम्मीद। ग्रीक मिथकों की ये कहानी हमें आज के इंसान को समझने में बहुत मदद करती है। एक तरफ इंसान विज्ञान के बल पर सारी दुनिया में अपनी सत्ता कायम करने में सफल हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उसने विज्ञान का इस्तेमाल हिंसा और शोषण के लिए भी खूब किया। विज्ञान कथा की ये कहानी इन दोनों पहलुओं को दिखाने की एक कोशिश है, लेकिन आखिरकार ये कहानी टिकी है सिर्फ उसी उम्मीद पर जो पेंडोरा के जार में पीछे छूट गई थी। आइए शुरू करते हैं। एर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके साथी वैज्ञानिक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर न्यूक्लियर फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांत स्थापित करने में लगे थे, लेकिन इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स की भी एक सीमा थी। एक्सपेरिमेंट्स रेडियम से निकलते हुए अल्फा पार्टिकल की मदद से हो रहे थे, लेकिन परेशानी ये थी कि ये अल्फा पार्टिकल्स बेहद कम संख्या में निकलते हैं और उनमें एनर्जी भी कम होती है। 1927 में रदरफोर्ड ने वैज्ञानिक जगत के सामने एक ऐसी बड़ी मशीन को जरूरी बताया जो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स को बेहद ज्यादा एनर्जी के साथ भेज सकती थी। रदरफोर्ड ने इस मशीन को एक्सेलरेटर कहा और इस एक्सेलरेटर का लक्ष्य था एटम को स्प्लिट, विभाजित करना। धीरे धीरे वैज्ञानिकों के बीच में ऐसी एक्सेलरेटर मशीन बनाने की रेस शुरू हो गई। अमेरिका में भी वैज्ञानिक इसी काम में लगे थे। रदरफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के अपने कैवेंडिश लैब में अक्सर दिन के 18 घंटे ऐसी मशीन बनाने में लगा रहे थे। 1932 में उनके दो सहायक जॉन कॉकक्रॉफ्ट और अर्नस्ट वॉल्टन ने एक ऐसी एक्सेलरेटर मशीन बना के ये रेस जीत ली जो हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियाई को लिथियम एटम की तरफ 5 लाख वोल्ट की एनर्जी से फेंकता, जिससे लिथियम एटम का न्यूक्लियाई स्प्लिट, विभाजित होकर अल्फा पार्टिकल्स बन जाता। इन अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई से भी 30 गुना ज्यादा होती। इस एक्सेलरेटर मशीन को नाम दिया गया एटम स्मैशर और इसे बनाकर कॉकक्रॉफ्ट और वॉल्टन ने पहली बार आइंस्टाइन के फॉर्मूला E = mc² को एक्सपेरिमेंटली साबित कर दिया।
यानी आइंस्टाइन सही था, मास और एनर्जी सच में इक्विवेलेंट होते हैं। इसके कुछ हफ्तों बाद अर्नस्ट ओ लॉरेंस नाम के वैज्ञानिक ने बर्कले कैलिफोर्निया में साइक्लोट्रॉन नाम के एक गोलाकार एक्सीलरेटर का आविष्कार किया, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स को स्पाइरल आकार में घुमाकर बार बार एटम को स्प्लिट कर सकता था। 1950-60s आते तक वैज्ञानिकों ने बड़े एक्सीलरेटर्स बना लिए, जिससे ये समझ विकसित हुई कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। दरअसल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उन छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता है, और ग्लूऑन्स नाम के पार्टिकल्स इन्हें जोड़ के रखते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि क्वार्क्स का मास द्रव्यमान होता है, लेकिन ग्लूऑन्स का मास 0 होता है। क्वार्क्स 6 किस्म के होते हैं: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म। हर क्वार्क का एक जुड़वा एंटी क्वार्क होता है, और जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स यूनिवर्स में हर जगह मौजूद हैं, और बड़े बड़े एक्सीलरेटर्स की मदद से ऐसे 47 किस्मों के पार्टिकल्स की खोज हुई, जो एक दूसरे से जुड़कर सैकड़ों अलग तरह के पार्टिकल्स बना सकते हैं। इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी मूल कण कहा जाता है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स अलग अलग आकार और आकृति में होते हैं। जैसे सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन से 1 करोड़ गुना कम मैसिव होता है, लेकिन यूनिवर्स में इसकी तादाद सबसे ज्यादा होती है। हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल की तुलना में 100 करोड़ न्यूट्रिनो होते हैं। बेहद कम मास होने की वजह से न्यूट्रिनो तकरीबन लाइट स्पीड से ट्रेवल करते बड़े बड़े प्लैनेट्स और यहां तक कि खुद आपके शरीर के आर पार निकल जाते हैं। ये अभी भी हो रहा है। ये सेंटेंस सुनते वक्त आपके शरीर के पार निकला न्यूट्रिनो अब तक मून को भी पार कर चुका होगा। इन सारी जानकारियों से स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की रचना की गई। ये इंसानों की अक्ल के सबसे बेहतरीन कारनामों में से एक है। प्रोमीथियस द्वारा दी गई ज्ञान की आग अब इंसानों के दिमाग में ज्वालामुखी बन के धधक रही थी, लेकिन जब ज्वालामुखी फटता है तो होता है सिर्फ विनाश, और बहुत जल्द ये ज्वालामुखी फटने वाला था। चलिए इतिहास की कुछ घटनाओं के लिए कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं। 18 सितंबर 1931 के दिन जापानी फौजों ने चाइना के मंचूरिया प्रांत पर हमला कर दिया। शंघाई पर हवाई हमले कर निर्दोष नागरिकों पर बम बरसाए गए। अमेरिका ने इस हमले के लिए जापान की कड़ी निंदा की, लेकिन किसी भी पश्चिमी देश ने जापान को रोकने के लिए फौजी कार्रवाई करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसी उथल पुथल भरी दुनिया में साल 1932 में हर्बर्ट हूवर को हराकर फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैवेंडिश लैब में पहले साल 1920 में रदरफोर्ड के एक असिस्टेंट जेम्स चैडविक ने एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की खोज कर ली थी, और बाद में रदरफोर्ड के ही 2 असिस्टेंट्स वॉल्टन और कॉकक्रॉफ्ट ने एटम्स को स्प्लिट कर दिया था। ये पहली बार था कि इंसानों ने खुद न्यूक्लियर रिएक्शन कर दिया था, और ये जानकारी हासिल कर ली थी कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन से बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। ज्वालामुखी धधक रहा था। 30 जनवरी 1933 के दिन जर्मनी की नाज़ी पार्टी ने जर्मन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग को एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त करने के लिए मना लिया। इसी साल के मार्च में नाज़ी पार्टी ने म्यूनिक के पास डाकाउ कॉन्सेंट्रेशन कैंप नाम की जेल बनाई। म्यूनिक के पुलिस चीफ और नाज़ी पार्टी के नेता हाइनरिक हिमलर की देखरेख में बनने वाली ये जेल 1945 तक
50 लाख यहूदियों और हिटलर के विरोधियों की कब्रगाह बनने वाली थी। जर्मन यहूदी वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी पत्नी एल्सा के साथ अमेरिका की यात्रा पे थे, जहां अपने जन्मदिन 14 मार्च को एल्बनी न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन में उन्हें ये खबर मिली कि नाज़ियों ने उनके बर्लिन स्थित घर पर छापा मारकर उनका घर तहस नहस कर दिया है। अमेरिका में जर्मन राजदूत ने आइंस्टाइन को चेताया कि अगर वो वापस जर्मनी गए तो नाज़ी उन्हें सड़क पर बालों से खींचकर मार डालेंगे। आइंस्टाइन फिर भी यूरोप के लिए रवाना हुए और एंटवर्प बेल्जियम पहुंचने पर उन्होंने जर्मनी की प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस से इस्तीफा दे दिया। 10 मई की शाम हजारों नाज़ियों ने बर्लिन यूनिवर्सिटी तक मशाल लेकर परेड निकाली। यूनिवर्सिटी के सामने एल्बर्ट आइंस्टाइन, सिगमंड फ्रॉयड, हेलन केलर, एर्नेस्ट हेमिंगवे जैसे विचारकों, कवियों और वैज्ञानिकों की किताबों का ढेर लगाकर उसमें आग लगा दी गई। एडोल्फ हिटलर ने बाद में वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक से कहा कि हर यहूदी वैज्ञानिक को जर्मनी से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। हम कुछ दिन बिना विज्ञान के भी काम चला सकते हैं। यह हिटलर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। एडवर्ड टेलर, जिसने बाद में हाइड्रोजन बम का डिजाइन बनाया, और ऑटो स्टर्न जैसे 60,000 वैज्ञानिक, कवि, चित्रकार और लेखकों ने जर्मनी छोड़ दिया। जर्मनी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर योसेफ गेबल्स ने गर्व से कहा कि अब जर्मनी में विदेशी और यहूदी इंटेलेक्चुअल्स का दौर खत्म हो चुका है। अक्टूबर 1933 में जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था को छोड़ दिया, जो पहले विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए बनाई गई थी, और 1934 में पोलैंड के साथ युद्ध न करने की संधि कर ली। लेकिन हिटलर के इरादे कुछ और थे, क्योंकि उसने धीरे धीरे जर्मनी की सेना में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी। 2 अगस्त 1934 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने खुद को जर्मनी का फ्यूरर यानी एकमात्र लीडर घोषित कर लिया और 15 सितंबर 1935 के दिन जर्मनी में न्यूरेमबर्ग लॉज लागू कर दिए, जिससे जर्मनी में रहने वाले 6 लाख यहूदियों को दोयम दर्जे का नागरिक घोषित कर दिया गया। बाद में हिटलर इसी कानून का इस्तेमाल यूरोप के बाकी यहूदियों, जिप्सीज और होमोसेक्सुअल्स के लिए भी करने वाला था। नाज़ियों ने इसे द फाइनल सॉल्यूशन, आखिरी समाधान की शुरुआत कहा। 1936 में जर्मन फौजों ने राइन नदी के पास बसे राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया। हिटलर और मुसोलिनी ने संधि करते हुए रोम बर्लिन एक्सिस नाम का गठबंधन बना लिया। उधर फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने लंदन नेवल ट्रीटी साइन की, जो बाद में चलकर एलाइड पावर्स के नाम से जानी गई। दुनिया 2 धड़ों में बट रही थी। ज्वालामुखी धधक रहा था। 1937 में एर्नेस्ट रदरफोर्ड की 66 साल की उम्र में इंग्लैंड में मृत्यु हो गई। इसी साल मैक्स प्लैंक ने बर्लिन, जर्मनी के काइजर विल्हेम इंस्टीट्यूट से इस्तीफा दे दिया। वो यहूदियों के प्रति नाज़ियों के बुरे बर्ताव से दुखी थे। बाद में उनके सबसे छोटे बेटे अरविन को हिटलर के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। उस वक्त पीरियोडिक टेबल में तब तक के खोजे गए एलिमेंट्स से नंबर 43 लापता था। इटालियन वैज्ञानिक एमिलियो जीनो सीग्रे ने इसे पता करने की ठानी। वो एनरिको फर्मी नाम के जर्मन वैज्ञानिक के बारे में जानता था, जो कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कर ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स बना रहे थे। एमिलियो ने भी यही रास्ता लेते हुए मोलिब्डेनम को, जिसका एटॉमिक नंबर 42 है, ड्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया। ड्यूट्रॉन्स में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ऐसा कर उसने एलिमेंट नंबर 43 बनाया, जिसका नाम रखा टेक्नीशियम, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम। उधर कार्ल डेविड एंडरसन नाम के वैज्ञानिक ने भी एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल खोज निकाला जो इलेक्ट्रॉन से भारी लेकिन
प्रोटॉन से हल्का था। इसे नाम दिया गया मीज़ॉन। इसी दौरान दुनिया के दूसरी तरफ जापानी फौजों ने चाइना के नांगकिंग पर कब्जा कर क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए लाखों चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। 1938 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने हिटलर से मुलाकात कर यूरोप में शांति स्थापित करने चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड को जर्मनी के हवाले कर दिया। चैम्बरलेन को लगा शायद ये कर वो यूरोप को आने वाले युद्ध से बचा रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश नेता विंस्टन चर्चिल ने इसे आने वाले तूफान की आहट कहते हुए चेताया कि हिटलर की भूख इससे शांत नहीं होगी। साल 1938 की 9 नवंबर की रात नाज़ी पार्टी के वर्कर्स ने जर्मनी के यहूदियों के घरों, सिनेगॉग्स और उनकी दुकानों पर हमला कर दिया। इसे क्रिस्टल नाक्ट कहा जाता है, यानी टूटे हुए शीशों की रात। जर्मनी में नाज़ी सरकार ने अब पूरी तरह से यहूदियों को खत्म करने की ठान ली थी। इसी साल जॉर्ज गेमोव नाम के एक यूक्रेनी वैज्ञानिक ने सन के अंदर चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन का विचार पहली बार दुनिया के सामने रखा। गेमोव ने कहा, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर हीलियम में बदल रहे हैं और इस प्रक्रिया में जबरदस्त एनर्जी बन रही है। 1 सितंबर 1939 के दिन हिटलर ने चैम्बरलेन से किए अपने वादे को तोड़ते हुए पोलैंड पर हमला कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके बदले में जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब शुरू हो चुका था। अभी तक धधकता ज्वालामुखी फट गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन इस वक्त तक प्रिंसटन न्यू जर्सी में रहने लगे थे। गर्मियों के दिनों में उन्हें अक्सर अपने कैपुत जर्मनी के झील किनारे बने घर की याद आती। 1939 की गर्मियों में अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने आइंस्टाइन और उनकी पत्नी ने पेकोनिक लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में एक झील किनारे बना घर किराए से ले लिया। इसी साल के 12 जुलाई के दिन एक मेहमान उनसे मिलने आया और इस मुलाकात ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मेहमान थे लियो सिलार्ड, जो हंगरी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। सिलार्ड और आइंस्टाइन एक दूसरे से पहले से परिचित थे, लेकिन 12 जुलाई को जब अचानक सिलार्ड मिलने आए तो आइंस्टाइन थोड़ा अचंभित हुए। चूंकि सिलार्ड को कार चलाना नहीं आता था और आइंस्टाइन से मिलना बेहद ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने अपने वैज्ञानिक दोस्त यूजीन विग्नर को ड्राइव करने को कहा। आइंस्टाइन उन्हें बनियान और शॉर्ट्स पहने झील के सामने आराम फरमाते मिले। सिलार्ड ने जब उन्हें अपने आने की वजह बताई तो आइंस्टाइन के होश उड़ गए। जर्मनी एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा था। सिलार्ड ने आइंस्टाइन को रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखिए बताने को कहा। दोनों के बीच चर्चा का दौर कुछ दिनों तक चलता रहा और 2 अगस्त 1939 को आइंस्टाइन ने रूजवेल्ट को जर्मन भाषा में एक ऐसी चिट्ठी लिखी जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। सिलार्ड ने ये चिट्ठी इंग्लिश में ट्रांसलेट की। मैं आपके सामने ये चिट्ठी हिंदी में पेश कर रहा हूँ। आइंस्टाइन ने लिखा, राष्ट्रपति महोदय, एनरिको फर्मी और लियो सिलार्ड द्वारा की गई नई खोजों की मैन्युस्क्रिप्ट मुझे मिली है, जिससे मुझे लग रहा है कि निकट भविष्य में यूरेनियम का इस्तेमाल एनर्जी के सोर्स के रूप में किया जा सकता है। हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पर अपनी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है और इसलिए मुझे लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कुछ जानकारी और सुझाव आपके सामने रखूं। पिछले 4 महीनों में फ्रांस के वैज्ञानिक जूलियो और अमेरिका में फर्मी और सिलार्ड के द्वारा की गई नई खोजों से ये साबित हो रहा है कि बहुत अधिक मात्रा के यूरेनियम में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू किया जा सकता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में रेडियम एलिमेंट के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो सकती है और ये तय है कि ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। इस पूरे फिनोमेना का इस्तेमाल एक ऐसे बम बनाने में किया जा सकता है जो अगर शिप द्वारा किसी सी पोर्ट पर विस्फोट किया जाए तो न सिर्फ वो सी पोर्ट बल्कि उसके आसपास की सारी जगह भी तहस नहस हो जाएगी। फिलहाल अमेरिका के पास यूरेनियम और बहुत कम मात्रा में है, लेकिन
कनाडा और चेकोस्लोवाकिया में इसकी बहुतायत है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने किसी भरोसेमंद साथी को इस अभियान में लगा दें कि वो न सिर्फ अमेरिका के लिए यूरेनियम ओर का इंतजाम करे, बल्कि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट्स में तेजी लाए ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सके। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के माइन से यूरेनियम ओर निकालने पर पाबंदी लगा दी है और जर्मन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बेटा काइजर विल्हेम इंस्टीट्यूट में काम पर लगा हुआ है, जहां अमेरिका में हुए यूरेनियम पर एक्सपेरिमेंट्स को दोहराया जा रहा है। आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन। इस चिट्ठी को लेकर आइंस्टाइन ने रूजवेल्ट को साफ इशारा कर दिया था, जर्मनी एटम बम बनाने में लगा है, आप भी पीछे मत रहिए। आइंस्टाइन और सिलार्ड ने मार्च 7 और अप्रैल 25, 1940 को इसी प्रकार की 2 चिट्ठियां रूजवेल्ट को और लिखी। इन चिट्ठियों ने अमेरिकी सरकार को प्रेरित किया कि वो जल्द से जल्द एटम बम बना लें, लेकिन अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे बम की विभीषिका ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को झकझोर दिया और इन चिट्ठियों को उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करार दिया। न्यूक्लियर एज की शुरुआत हो चुकी थी, ज्वालामुखी फट चुका था। प्रोमेथियस के द्वारा दी गई ज्ञान की आग में अब इंसानियत भस्म होने वाली थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये हम अगले भाग में जानेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है विज्ञान कथा में। इस कहानी से जुड़े रहिए।